सब ने लाल किताब के बारे में बहुत अच्छी तरह सुना होगा, कुछ पढ़ते भी रहे होंगे, जानकार भी होंगे। लाल किताब अगर आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं, तो ये रचते हैं लाल किताब के पंडित रूपचंद जी जोशी। पंडित जी नकोदर के पास फरवाला गांव है, वहां के रहने वाले थे और डिफेंस सर्विस में काम करते थे अंग्रेजों के जमाने में। ये किताब कैसे शुरू हुई इसके बारे में अभी तक भेद है। हमारे कोई मित्र हैं राजेंद्र भाटिया जी, जो इनके बहुत क्लोज थे। उनका ये मानना है, उनका ये लिखा हुआ भी है कि ये किताब किसी गैबी आदर्श शक्ति ने लिखवाई। फरवाला में ये सुनने में आया है कि जो पहली किताब पंडित जी ने 1939 में लिखी थी वो केमिस्ट्री और एस्ट्रो साइंसेस की थी। वो पंडित जी को जन्म से मिली थी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पंडित जी के स्वप्न में कोई आदर्श शक्ति आती थी जो उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों में और दोहों के रूप में, नॉट इन टेक्स्ट बट इन पोएट्री, उनको बताते थे। ये सुबह उनको नोट कर लेते, जॉट डाउन करते थे। तो 1939 में एस्ट्रोकेमिस्ट्री की किताब छपने के बाद 1940 में इन्होंने दूसरी किताब लिखी थी। बड़ा इसमें ज्ञान, बहुत और तरह का ज्ञान है। आप समझ सकते हैं कि आम ज्योतिष से हटके है बहुत। और 1941 में एक किताब और छपी थी गुटका के नाम से, जो सिर्फ पोएट्री थी, मैक्सिमम पोएट्री थी उसमें। फिर 1942 में एक और किताब छपी, तरमीम शुदा, लाल किताब तरमीम शुदा। वो इसका कंपाउंडेड एडिशन था 1940 और 41 का, साथ में कुछ थोड़ी सी व्याख्या थी। और 1952 में लास्ट किताब छपी थी जो 1942 से हटकर थी पोएट्री में। बाकी सब कुछ वैसे था, पोएट्री बिल्कुल अलग होती चली गई। अगर आप ये यहाँ पे वर्णन है सभी किताबों के बारे में, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये किताब अध्यात्म का बेस है, अध्यात्म को लेके चलती है। अगर अध्यात्म साथ होगा तो ये किताब बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अध्यात्म इसका मेन पार्ट है। हमने कर्म के बारे में सुना है। इस किताब में कर्म और संस्कार के दो हिस्से जुड़े। इस किताब में सबसे बड़ी बात है, दो चीजों पर जोर दिया गया है कि अगर व्यक्ति अपने अहम और वहम पे काबू पा ले तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। हेलो, सबको आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा सा बताएं। हाँ क्लियर है। हैं?
क्लियर है? जी, बिल्कुल क्लियर है जी। डॉक्टर साहब की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। तो क्योंकि कुछ एक दो लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो जरा अपना म्यूट रखिएगा प्लीज सभी लोग, जो है ना, क्योंकि नहीं तो डिस्टरबेंस आएगा। मैं ये चाहूंगा कि आप किसी का कोई प्रश्न हो वो मुझसे पूछ सकता है, फ्री और फ्रैंक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस किताब का जब जिसने सवाल पूछना हो उस समय अपना अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल पूछ लें, और उसके बाद फिर बंद म्यूट कर लें, जिससे कि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो प्लीज। ठीक है, थैंक यू। चलिए अगर चलिए, हाँ आप जी सर। इसकी ये लाइनें पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। खुद इंसान की पेश न जावे, हुक्म विधाता होता है। यानी परमात्मा को मान के चला गया है इस किताब में। सुख दौलत और सांस आखिरी, उम्र का फैसला होता है। सुख सांस उम्र का फैसला विधाता के लिखे अनुसार होगा, हमारे अपने अनुसार नहीं। किताब किताब ये कहती है कि हर चीज का उपाय है सिवाय मौत की। यही लिखा है, बीमारी का इलाज है मगर मौत का इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, दावा खुदाई नहीं। हम ये डंके की चोट पे नहीं कह सकते कि मैं ये कह रहा हूं ये ठीक हो जाएगा। ये बेसिकली एक ग्रहों की गणना है। चाहे ज्योतिष का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी अंग लीजिए, आपको यही चीज मिलेगी। 9 निधि को 9 ग्रह मानना। हम रिद्धि सिद्धि की बात करते हैं तो उसमें 9 ग्रह मान लिया और 12 राशियां हैं, और यही हमारा एक हम माला गिनते हैं 108। यहाँ पे नो डाउट कि कहा गया है कि राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया। लेकिन 9 जमा 12 108 होती माला पूरी है। ये नक्षत्र चरनी है। आगे चलिए। 7 हो 9 या माला 84, फर्क पाप फर्क 2 ही का है। यानी राहु केतु बिल्कुल अलग कर दिए। और आगे कहते पाप अगर सब दुनिया छोड़े 7 ग्रह बच जाता है। यही बात है। राशि 12 में 7 ग्रह, नरक 84 कटता है। यानी इन्हीं राशियों में हमारे कर्म हैं, इन्हीं राशियों में हमारे ताल्लुकदार हैं, रिश्तेदार हैं। उन्हीं के ऊपर हमारे कर्म अब निर्धार हैं, उसी में कम हमारे संस्कार निर्धारित। अगर हम कर्म और संस्कारों को ठीक कर लेते हैं तो ग्रह खुद ब खुद ठीक होते चले जाते हैं। आगे आते हैं हम। ये वही बात आ गई, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही को पंचांग लिया। मेघ राशि खुद लगन को गिनकर 12 घर पक्के मान लिया। तो अगर हम माने प्रचलित ज्योतिष गिने तो वहां पे जन्म के समय सूरज जिस राशि में होता है वही राशि उदय हुआ करती है, और उसी के अनुसार नंबर दे दिए जाते हैं राशि के। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 से 12 तक लिखी। पहले यहाँ पे घरों को खाने कहा गया है। पहले खाने में 1 लिख दीजिए, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और अखीरले में 12। तो 12 खाने पूरे हो जाते हैं। ग्रहों को वैसे की वैसे लिख देना है। यहाँ पे गौर कीजिए। पड़ेगा। एक आदमी को थोड़ा ड्रिंक लेने आना था, उसको थोड़ा लेट हो रहा था। ये पहली कुंडली है जो इसमें तुला लगन की कुंडली है, और क्रम अनुसार नंबर दिए गए 7, 8, 9, 10 और वैसे ग्रह लिखे गए। किसी की प्रॉब्लम नहीं पता है तो
देखो ना, आप अपना सब लोग प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज ही नहीं आनी चाहिए ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो उसी कुंडली को अगर आप दूसरी कुंडली लाल किताब के अनुसार देखें तो लगन का घर उसमें 1 लिख दिया गया, उसके बाद क्रम अनुसार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ग्रह स्थिति वही है जो ज्योतिष के अनुसार कुंडली थी। लेकिन एक थोड़ा सा खुद ग्रंथकार ने इसमें भेद रख दिया। लाल किताब संस्करण 1952 यानी 1952 के एडिशन में सफा नंबर 193 पर ग्रंथकार ने यह साफ लिख दिया कि पंचांग के आधार पर बनी कुंडलियां में राशि जैसे कि तैसे रहेगी। सिर्फ बात को याद रखने के लिए खंड नंबर 1, 2, 3 तक 12 लिख दिया। और इल्मे समुद्रिक जो इस किताब का बेस है उसमें राशियां नहीं हुआ करती, सिर्फ खाने हो जाता करते हैं। कुंडली अलग अलग तरीके से बनती है, एक प्रचलित ज्योतिष के अनुसार और एक उसके बाद ये फिर दोबारा आ गया, यानी नरक 84 कटता है। ये 1942 की पोएट्री है। ये यहां से असली लाल किताब शुरू हो जाती है। यहां से आपको पता चलेगा कि कुंडली कैसे कैसे बनती है। अक्स गैबी जाहिर पहले था सितारों पर हुआ। तो अक्स का मतलब परछाई, जैसे हम फोटो लेते हैं इमेज, तो जो ना दिखने वाला अदृश्य छाया थी उसका दिखना सबसे पहले सितारों, जो हम प्लेनेट कहते हैं, नक्श जिसका पीछे दुनिया के दिमागों आ हुआ, जिसका नक्शा दुनिया के हर किसी जीव जिसमें प्राण है उसके दिमागों पे उसका नक्शा बन गया। इसलिए इस कुंडली में इस किताब में दिमागी खानों का भी इस्तेमाल किया गया है। 42 दिमागों खाने, दिमागी खानों का असर तब हाथ की रेखा हुआ और वो दिमागी खानों में जो अक्स बना था वो हाथ की रेखाओं पर आ गया। हाथ की रेखाओं पर कैसे आया वो हम आगे हाथ की इमेज देखेंगे, उस पे आपको क्लियर होता जाएगा। चांद सूरज फल की दुनिया से 2 जहान बन गया। अब हम 2 जहान की बात करते हैं। आम किताब में लिखा है बृहस्पति 2 जहान में चलता है, इस जहान में उस जहान में। यहाँ पे एक चांद सूरज की जब बात कर दी तो 2 जहान क्या है? सूरज दिन है, चंद्र रात है, तो यही 2 जहान हैं, एक दिन का समय और एक रात का समय। इल्म ज्योतिष इस तरह पर जब सितारों से हुआ, सीधी टेढ़ी हाथ रेखा से क्याफा चल पड़ा। तो हाथों को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड माना गया है, बहुत बड़ा पिंड माना गया है, जिसके ऊपर पर्वत भी हैं, नहरें भी हैं, छोटी बड़ी लहरें भी हैं। वो सब जो लहरें हैं, पर्वत हैं, वो सब ग्रहों को डिनोट करते हैं। लहरें भी ग्रहों को डिनोट करती हैं। दिमाग दायां बायां, हाथ दाएं बाएं पर चमक दे चुप। ये बात क्लियर होगी कि दायां दिमाग बाएं हाथ पर और बायां दिमाग दाएं हाथ पर अपनी चमक दे चुका। इसलिए दिमागी खानों का यहाँ कोई जरूरत नहीं रही।
हुक्मनामा उसकी कुदरत, अपनी किस्मत, मुट्ठी बंद इंसान था। दोनों चीजें यानी कुदरत ने जो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ सर कुदरत ने जो लिखा और अपनी किस्मत में जो था वो मुट्ठी बंद इंसान था। इंसान की मुट्ठी में बंद था। और मुट्ठी बंद क्या होती है? कुंडली के केंद्र के खाने 1 4 7 10 या 1 7 4 4 10 भी कह सकते हैं। वो बंद मुट्ठी के खाने यानी इंसान अपने पीछे से क्या लेके आया है। बाकी बाहर के खाने तो ये बताते हैं कि इंसान ने अपनी मेहनत से या अपने रिश्तेदारों की बदौलत क्या कमाया, क्या पाया है। हाथ दाया और कुंडली जन्म को तदबीर मर्द का नाम हुआ। दाया हाथ और जन्म कुंडली जो हम दुनिया में आके जद्दोजहद करते हैं, उपाय करते हैं, तकलीफ के समय दवाई लेते हैं, उसको तदबीर कहते हैं। दाएं हाथ से वो देखा जाता है हम अपनी मेहनत से क्या पा सकते हैं। कुंडली चंद्र या हाथ बाएं से तकदीर बशर का काम हुआ। चंद्र कुंडली इसकी अलग तरह से बनती है और बायां हाथ तकदीर जो लिखी है, विधाता ने लिखी है, कुदरत ने लिखी है, और बशर इंसान होता है का काम हुआ। उल्ट हाथों से औरत मानना यानी जो मर्द का दायां हाथ होगा औरत का बायां हाथ होगा, मर्द का बायां हाथ होगा औरत का दायां हाथ होगा। ग्रह फल राशि आम हुआ। जो दायां हाथ और बायां हाथ है उसके ऊपर जो राशियां रेखाएं हैं या ग्रह है उसके अनुसार वो ग्रह फल के बोले जाते हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं की आगे हो जाएगा ग्रह फल और राशि फल। राशि फल में हम तब्दीली कर सकते हैं, अर्थात राशि फल की मदद से हम ग्रह फल में भी तब्दीली ला सकते हैं। नेक हवा जब चलने लगी जहान दोनों का नाम हुआ। नेक हवा बृहस्पति सांस लेने के काबिल जब हवा ने, बृहस्पति जब नेक हो गया तो जीने मरने का साथ हो गया। इस हथेली पर गौर से देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं सिर्फ हाथ में खानों को समझाने के लिए बनाई गई हैं। ये नहीं कि आप ऐसी रेखाओं को हाथ में तलाश करें। कुंडली का आधार सूरज है। इंसान के जन्म का आधार सूरज है। इसलिए सूरज की उंगल अनामिका के नीचे खन नंबर 1 दिया गया है। हथेली पर खाने हैं, उंगलियों पर राशियां हैं। यहां से इस संसार में हमारा आगमन होता है। और आगे खन नंबर 2 तर्जनी उंगली बृहस्पति का पर्वत है। पक्का खाना खन नंबर 2 हुआ। और दूसरे घर में हर तरह से बृहस्पति का प्रभाव रहता है। दूसरा घर धर्म स्थान भी है। खन नंबर 3 अंगूठे और तर्जनी के बीच का हिस्सा, यह मंगल नेक का हिस्सा होता है या पक्का खाना मंगल नेक का आप कह सकते हैं। यहाँ पे राशियों का कोई ताल्लुक नहीं है। हाथ पे राशियों का ताल्लुक सिर्फ उंगलियों पे है। और 3 के बाद 4 हथेली के बाहर की तरफ कलाई रेखाओं के ऊपर आपको खनन 4 नंबर लिखा होगा। चंद्र का खनन नंबर 4 है। उसके बाद खनन नंबर 5। खनन नंबर 5 की हदबंदी कोई नहीं होती।
खाना नंबर 7 दो बार लिखा गया है, एक बुध के पर्वत पर और एक शुक्र के पर्वत पर। इनके ऊपर एक रेखा खींच दी जाए अगर इमेजिनरी, तो इसको श्वेत रेखा बोलते हैं या सूरज की तरक्की रेखा बोलते हैं। इनफैक्ट यही खंड नंबर 5 होता है और यही सूरज है। खंड नंबर 6, खंड नंबर 1 के नीचे लाइन है, ये 4 नंबर दिल रेखा भी कहलाती है और रेखाएं भी खाने कहलाती हैं। चंद्र इसका स्वामी है और नीचे 7 नंबर रेखा है बुध रेखा, इसके दरमियान खंड नंबर 6 है। इस राशि का पक्का ग्रह केतु हुआ करता है। खंड नंबर 7 अंगूठे के बिल्कुल नीचे कलाई रेखों के ऊपर चंद्रमा के बिल्कुल सामने आपको खंड नंबर 7 दिखाई देगा और एक खंड नंबर 7 आपको कनिष्का उंगली के नीचे दिखाई दे रहा है। बुध और शुक्र खंड नंबर 2 पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव हमेशा रहता है। इन दोनों ग्रहों का पक्का खाना भी कहा गया है। इनको को ग्रह क्यों दिया गया है, क्यों दो ग्रहों को दो ये खाना एक दिया गया? आगे चलकर आपको मसनूई ग्रह पता चलेंगे। जब शुक्र और बुध मिलते हैं तो बनावटी सूरज बनता है, जो कि हमारी सेहत का कारक है। इसीलिए इसको सेहत रेखा बनाया दिया गया ना। उसके बाद मध्यमा उंगली शनिचर की उंगल होती है, इसके नीचे खंड नंबर 10 है। खंड नंबर 8, खंड नंबर 7 कनिष्का उंगली और चंद्र के पर्वत के बिल्कुल बाहर की तरफ हथेली पर होता है। मंगल बद का है। इसको शनिचर का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। खंड नंबर 9 कुंडली का केंद्र स्थान, कुंडली का मध्य। चंद्र और सूरज के दरमियान का जो हिस्सा है हमारा, ये हर तरह से बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, हर तरह से बृहस्पति का कारक है। अगर हम सिर रेखा, सेहत रेखा और उम्र रेखा को मिलाएं तो एक बड़ी त्रिकोण में बनती है और इस त्रिकोण के 2 हिस्से कर दें। किस्मत रेखा करती है 2 हिस्से। तो एक हिस्सा हथेली के बाहर की तरफ सूर्य उंगली के नीचे रह जाता है, दूसरा हथेली के अंदर अंगूठे की तरफ होता है। बाहर की तरफ खंड नंबर 11 जो हमारी बचत है और अंदर की तरफ खंड नंबर 12 जो हमारा खर्च है। राहु का पक्का घर है, खंड नंबर 11 बृहस्पति का पक्का घर है। आमतौर पे हम कहते हैं खंड नंबर 12 जो है वो व्यय का घर है, खर्चे का घर है। लेकिन किस चीज का खर्चा? क्या हमारे धन दौलत का खर्चा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कुंडली में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे प्राचीन ज्योतिष को मिलाएं तो किसी भी खाने से अगला खाना जो होता है वो गेन का होता है और किसी भी खाने से 11वां खाना जो होता है वो उसमें एडिशन का होता है। तो 12वां खाना जो है वो 11वें खाने हमारी आय से दूसरा खाना है और हमारे कुटुंब या अकमुलेटेड वेल्थ से 11वां खाना है। इसलिए ये व्यय किस चीज का है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है
तो उसके सांसों की गिनती शुरू हो जाती है। एक एक सांस खत्म होना शुरू होता है, बच्चा पैदा होता है, मुट्ठी बिल्कुल बंद होती है। वो इनफैक्ट अपनी किस्मत किसी को दिखाना नहीं चाहता। जैसे जैसे मुट्ठी खुलती है, उसके जीवन का व्यय शुरू हो जाता है, और जब वो जीवन का व्यय खत्म हो जाता है तो इंसान का अंत, और वही मुट्ठी दोबारा बंद नहीं हो सकती, हाथ खुले रहते हैं। खाना नंबर 12 का ताल्लुक हमारे जीवन के अंत से है, जीवन के खर्चे से है, हमारे सांसों के खर्चे से है, ना कि हमारे फाइनेंसिस के खर्चे से। यहाँ पे वही बताया गया, बंद मुट्ठी के खाने 1 4 7, जो नीचे लिखा है, साथ लाया हुआ माल जो हम पीछे से लेके आए हैं। खाना नंबर 9 11 12 हमारा बचपन, वालदेनी, और तीनों खानों पे बृहस्पति का हक है। 9 हर तरह से पक्का खाना बृहस्पति, 11 पक्का खाना बृहस्पति, और 12 बृहस्पति की राशि। हमारे बुजुर्गों का कारक बृहस्पति, हमारे धन दौलत का कारक बृहस्पति, हमारी सांस का कारक बृहस्पति, औलाद बुढ़ापा खाना नंबर 2 3 5 6, इनका ताल्लुक हमारे बुढ़ापे के जीवन में औलाद से होता है। इसके बारे में डिटेल से वर्णन आगे जाकर आपको मिलेगा, खाना नंबर 2 से कैसे हमारा। और खाना नंबर 8 बीमारी, दुख व मौत का खाना नंबर 8 होता है। ये फरमान नंबर 4 है, बड़ी क्लियर बात है। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सा परी होगा, परिंद पशु इंसान। हम सितारों से नहीं लड़ सकते, हम उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। किसी के दुष्प्रभाव है, किसी ग्रह का दुष्प्रभाव आ रहा है, उसको कम किया जा सकता है। और इसका असर हर जीव जो सांस लेता है उस पर बराबर का होता है, चाहे वो परिंदे हैं, पशु हैं, इंसान हैं, इवन पौधे। वो कैसे पौधा, जब नया पौधा कोंपल निकलती है उसका रंग क्या होता है, और जब पौधा सूखता है उसका रंग क्या होता है। कभी आप गौर कीजिएगा कि जब कोंपल फूटती है तो उसका रंग ना लाल होता है, उसका रंग बिल्कुल हल्वानी कलर इसको बोला गया है, मंगल नेक का रंग होता है, और साथ में सूरज का मिक्सचर होता है। और जब एंड होता है तब भी सूरज का रंग होता है। सूरज का रंग गंधमी है, जैसे गेहूं होता है,